इस वक्त हम लोग खिज़राबाद इलाके में खड़े हुए हैं। यहाँ पर आज कुछ इमाम लोग जो मस्जिदों के इमाम हैं, नमाज़ पढ़ाते हैं, ये लोग अपने कुछ मसाइल को लेकर और कुछ समस्याओं को लेकर आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ये इकट्ठा क्यों हुए हैं, ये तो खैर इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि ये लोग आखिरकार चाहते क्या हैं और जो वक्फ बोर्ड हरियाणा है उसके तहत ये लोग काम करते हैं मसाजिद के अंदर। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, वजह क्या है। जनाब, इस वक्त आप यहाँ खिज़राबाद में आए हैं, तो वजह क्या है आप लोगों इकट्ठा होने की? क्योंकि काफ़ी दिनों से सुनने में आ रहा था कि कुछ समस्या है इमाम साहब को, जितने भी इमामी मसाजिद हैं। तो वजह क्या है कि आखिरकार ऐसी कौन सी समस्या आन खड़ी हो आप लोगों को इकट्ठा होने की ज़रूरत पड़ी है? नाम वगैरह बताइए, लग जाऊँ जी। असल मैं मौलाना मोहम्मद असरुद्दीन जी। ये हमारे जो अइम्मा हजरात हैं हरियाणा वक्फ बोर्ड के अंडर में जो आते हैं जी। हमारी तंजीम है, मैं उसका सदर हूँ। जी। सदर होने की हैसियत से मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी यहाँ जो ये मीटिंग हुई है ये अइम्मा के बहुत सारे मसाइल थे जी। और अभी भी चल रहे हैं और हैं। तो उसी चीज़ को लेकर जो है अइम्मा के मसाइल को लेकर ही ये मीटिंग मुनक़िद की गई थी यहाँ पे। जी। इसी सिलसिले को लेकर कल पानीपत में भी है और परसों 17 में नूह मेवात में है। अच्छा जी जनाब, ये जो मीटिंग है आपकी, ये वजह क्या है? कुछ तनख्वाहों का मामला है या कुछ और आपके अखराजात वगैरह कुछ हैं तो वो ज़रूर बताएं आप। असल में वो तो सबके सामने ही है। हमारे जो ज़्यादा ज़रूरी अहम मसाइल हैं, एक तो तनख्वाहें बहुत कम हैं। अच्छा। इमाम की 7 से 8 9 10 हज़ार 10,000 रुपये। अब इस महंगाई के दौर में एक आदमी 9-10 हज़ार रुपये में क्या घर को चलाएगा? एक चीज़। दूसरी चीज़, अगर वो 9-10 हज़ार रुपये भी 3-3 4-4 महीने तक रुक जाएं और ना मिलें तो और मुश्किल है। तीसरी चीज़ ये है कि इसमें जो हमारा ये मिशन है कि भाई हमारे मसाइल से मुतालिक, इसमें हमारे साथ बोर्ड के और भी मुलाजिम सारे हमारे साथ हैं और मसाइल या तो बोर्ड हल करे, क्योंकि बोर्ड का मामला अभी अटका हुआ है कोर्ट में। तो हम तो ये गुजारिश करते हैं कि बोर्ड का मामला अगर कोर्ट में पेंडिंग है तो हुकूमत हरियाणा को चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेटर लगा दे इतने, ताकि ये मसाइल ना आए सामने। क्योंकि जब हम अपने मसाइल बोर्ड के आला अफसर हों या मेंबर हजरात के सामने रखते हैं तो उनकी तरफ से एक बात आम कही जाती है कि भाई बोर्ड की लीज वगैरह जो इनकम के जो रास्ते हैं वो सारे बंद हैं। तो हम इसी जो है उसको लेकर कि इतने चेयरमैनी का इंतखाब नहीं होता, तो इतने हरियाणा गवर्नमेंट से हम तो गुजारिश करते हैं कि इतने एडमिनिस्ट्रेटर लगा दे ताकि बोर्ड की लीज वगैरह का काम चले और ये अइम्मा हजरात को और जो मुलाजिमों की तनख्वाहें रुकी हुई हैं ये मसाइल सामने ना आएँ, ये आसानी से हल हो जाए। जनाब, आपने क्या नाम बताया था अपना? मेरा नाम मौलाना मोहम्मद असरुद्दीन। असरुद्दीन जी। ये मौलाना असरुद्दीन साहब, एक बात बताएं आप, जो रईस खान साहब थे, चेयरमैन थे वो, अब तो चूँकि वो हार चुके थे, उसके बाद यहाँ पर उनके बाद शायद कोई नहीं आया है, तो उस वक्त भी यही समस्याएं आती थी जो आज आपको समस्याएं खड़ी हो रही हैं तनख्वाहों को? जी। असल में सच्ची बात तो ये है कि जब तक रईस खान चेयरमैन रहे जब तक भी ऐसा ही मामला रहा। अच्छा। बल्कि बल्कि एक बार तो ऐसा इत्तेफाक हुआ कि 5 महीने तक तनख्वाह नहीं मिली। जी। तो तो ये मसाइल तो हमने अब से पहले देखा है। अब से पहले जैसे एडमिनिस्ट्रेटर थे तो उस वक्त में 6-7 में तनख्वाहें आ जाया करती थी अकाउंटों में। उससे पहले एडमिनिस्ट्रेटर थे तो भी जो है तनख्वाहें वक्त पर आती थी। तो ये तो हमने देखा है और सारे अइम्मा हजरात के सामने है, सारे मुलाजिमों के सामने है कि बोर्ड में जब भी एडमिनिस्ट्रेटर रहा है तो मामला सही चला है और तनख्वाहें भी वक्त पर डली हैं। अब देखो पीछे रईस खान जी थे, अब पता नहीं हुकूमत हरियाणा किसको चेयरमैनी सौंपेगी, अब उनको देखा जाएगा वो क्या करें। असरुद्दीन साहब, एक चीज़ और बताएं आप जी। ये तनख्वाहों का रुकने का मामला खाली इमामों के साथ है जो मुलाजिमीन वक्फ बोर्ड के अंदर काम कर रहे हैं, जो चेयर पे बैठते हैं, कि उनकी तनख्वाहों का भी मामला यही है? असल में मुलाजिमों की तनख्वाहें भी रुकी हुई हैं, अइम्मा हजरात की भी ज़्यादा रुकी हुई हैं, लेकिन उसमें एक फ़र्क है। कितना वक्त हो गया रुके हुए करीब 3-4 महीने तनख्वाह, 3 महीने की शायद अभी नहीं, 4 महीने, चौथा महीना चल रहा है जब अब तक नहीं डली है। अच्छा जी। तो हम आपसे यही पूछना चाहेंगे, आपकी डिमांड आप लोगों ने कुछ रखी होंगी यहाँ पर हरियाणा सरकार से, ख़ास तौर से खट्टर साहब से, आपकी डिमांड क्या है इस वक्त सभी की लोग, मतलब पूरे हरियाणा की ओर से? हाँ जी, हमारी डिमांड ये है कि बोर्ड अब जब भी मीटिंग करेगा या तो उसमें कोई हल निकाला जाए इसका, क्योंकि मेंबर हजरात हैं, उनके सरपरस्त भी हैं। अगर हल नहीं निकलेगा तो हम हुकूमत हरियाणा से रुजू करेंगे, राब्ता करेंगे
चाहे सीएम मनोहर लाल खट्टर जी से मिलना पड़े, चाहे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी से मिलना पड़े, चाहे जो अल्पसंख्यक के मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी से मिलना पड़े, यानी जहां तक मुमकिन होगा हम कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह मिलेंगे सबसे, अगर हमारे मसाइल ये जल्द हल नहीं हुए तो। देखिए, औकाफ के अंदर हुकूमत कोई भी आई है वो मुस्लिम चेहरों को आगे रखती है और मेंबर बनाती है वक्फ बोर्ड का। तो आपकी नज़र में कुछ तरह के मेंबरान कुछ हैं, तो आपने वो अपनी ये बातें उनके सामने भी तो रखी होंगी। असल में मेंबर हजरात के सामने रखे हैं, लेकिन अफसोस मुझे एक होता है, हम मान लो एक मेंबर से कह रहे हैं कि जी हमारे ये मसाइल हैं, तो वो मेंबर कहता है जी बोर्ड समझेगा, दूसरे मेंबर से कहते हैं वो भी यही कहता है बोर्ड समझेगा। अब हम तो यही नहीं समझ पाए कि बोर्ड कहते किसको हैं, हम तो इसी जो है उसमें है कि भाई देखिए, सबसे बड़ी बात ये है, इन्होंने एक आरोप ये भी लगाया मेंबरान के ऊपर कि ये बोर्ड समझेगा, लेकिन मेंबरान को ये भी समझना चाहिए कि आपको खाली कुर्सी पर चिपकने के लिए आपको ये जिम्मेदारी नहीं दी गई है। आपको जो जिम्मेदारी गई है कौम की तरफ से, मुस्लिम कौम की तरफ से, कि आप इनकी रहनुमाई बोर्ड के अंदर करें। लेकिन जब वो रहनुमाई के अंदर ही सवालिया निशान लगेंगे, आप उनके लिए काम नहीं करेंगे, तो फिर मैं मानता हूँ कि एक मेंबर और गैर मेंबर में कोई अंतर या फ़र्क नहीं रहेगा। जनाब, अगर यही बात रही है कि मेंबरान आपका साथ नहीं दे रहे हैं, आपकी बात से अंदाज़ा हुआ है, तो फिर आप आगे उनसे क्या उम्मीद करेंगे? असल में साथ देना और ना देना ये तो तब पता लगेगा जब किसी चेयरमैन का इंतखाब होगा। अभी तो मुझे लगता है कि मेंबर हजरात ही सही से, क्योंकि बोर्ड कोर्ट में मामला पेंडिंग है। बाकी कोर्ट में मामला पेंडिंग है ना, जब तक हम हुकूमत हरियाणा से ये गुजारिश करते हैं कि कोर्ट का मामला चलता रहेगा, इतने हरियाणा गवर्नमेंट को कोई एडमिनिस्ट्रेटर मुंतखब कर देना चाहिए ताकि बोर्ड का काम चले। कोर्ट का मामला क्या है? वो कोर्ट में बोर्ड के ऊपर ही ये डला हुआ है, किसी ने शायद लगा रखा है कि जी मेंबर जो है वो अलीगल हैं, गैर कानूनी है। अच्छा। या कुछ इस तरह की बात है जो कोर्ट में पेंडिंग है। आगे आ जाइए आप। ये अभी कोर्ट का मामला जो हमने इनसे सवाल किया है, तो ये क्या मामला है, ज़रा आप भी इसका खुल के बता दें। नहीं, कोर्ट में जो प्रोसीजर होता है ना बोर्ड को बनाने का, उसमें एक सीनियर एडवोकेट को की ज़रूरत पड़ती है और एक उसमें एक मुस्लिम स्कॉलर जिसको मौलवी कहते हैं उसको लाया जाता है, और इसके अलावा दीगर और भी जो कानून को जानने वाले होते हैं, जैसे एडवोकेट है उसको, और हमारी जो शोबा है ये वक्फ बोर्ड का, इसको समझने के लिए एक मुस्लिम स्कॉलर की ज़रूरत होती है। इन्होंने जो उसके थोड़ा सा बरक्स काम किया, उसके अपोजिट हो गया। हमने बाद में सुना कि भाई सीनियर वकील तो हैं, लेकिन उसमें एक मौलवी का होना जो ज़रूरी होता है मुस्लिम स्कॉलर का, वो नहीं लिया गया इन्होंने। अच्छा। तो उसी के कुछ चंद पॉइंट हैं, उसको लेकर के किसी ने रिट दाखिल कर दी हाई कोर्ट में, तो उसको लेकर पे सुनवाई हुई, तो उसमें देखा गया भी हाँ अनलीगल है, तो उन्होंने उसको सिस्टम को सस्पेंड किया। रिट डालने वाले कौन है? ये वहाँ से एक एडवोकेट हैं, अरशद नाम के हैं। कहाँ से? मेवात से। मेवात से, जी। अच्छा। उनकी तरफ से। तो ये रिट कब डाली गई थी? इसको करीब करीब साल से ज़्यादा हो गया। तो कुछ नतीजा निकला अब तक? लॉकडाउन से पहले लगी थी कुछ तारीखें, तो उसमें लग रहा था कि भाई इसमें जल्दी सोल्यूशन निकल जाएगा, लेकिन ऐसा फिर लॉकडाउन लगा, सारे जो कोर्ट के दरवाजे वो बंद हो गए, और अभी लग रहा है कि भाई कंपलसरी होने जा रहे हैं कोर्ट, तो उसमें रास्ता निकलेगा। और मेंबरान का जहाँ तक सवाल है ना, मेंबर जो हम लोग बात करते हैं, मेंबरों का कहना यही है कि भाई हम लोग जल्दी इसका सोल्यूशन निकालेंगे। जिस मेंबरों से हमारी बात हुई उनका कहना यही कि हम लोग आने वाली मीटिंग में इस प्रोसीजर को चलाएँगे और उसमें जल्दी सोल्यूशन निकलेगा। आपका नाम क्या है? मैं सलीम अहमद रहीमी, पानीपत। सलीम अहमद रहीमी जी, हम एक सवाल आपसे ये कर लें, क्योंकि ये तमाम मेंबरान जो आप आज यमुनानगर के कस्बा खिजराबाद में आपने सबको बुलाया था, ये आपके ऊपर पूरा भरोसा करते हैं आप लोग, और ये आप इनके ज़िम्मेदार हैं, इनके प्रतिनिधि इस वक्त हैं, नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो इनकी ओर से आप सरकार से इस वक्त क्या अपील करेंगे कि आखिरकार इन लोगों की तमाम समस्याएं मतलब उनका हल निकल आए? मेरे जहन में एक बात आ रही है, मेंबरान जितने भी जो किसी काम का, जैसे आपने भी क्वेश्चन किया था साहब से कि भाई कुर्सियों पर आ गए, बैठ गए और चिपक गए, लोग काम नहीं करते। इन लोगों ने क्या करना चाहिए, जितने भी 6 या 7 मेंबर हैं, ये लोग अपनी आपस में मीटिंग करें, और जो भी इसमें रुकावट है, चाहे वो कोर्ट के ताल्लुक से हो या फिर बोर्ड का जो इसमें एक डॉक्यूमेंट्री फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती है, उसको जब एक हम लोगों ने 7 या 8 मेंबर की एक कमेटी बना ली और एक पूरे हरियाणा को चलाने का हम लोगों ने जिम्मा लिया। हम लोग बड़ी कोशिश करते मेंबर बनने के लिए कि भी उसका चक्कर काट पॉलिटिकल लीडरों के दरवाजों पे जाते, खैर मेंबर बन गए। अब मेंबर बनने के बाद में नोटिफिकेशन लोगों को दे दिया गया, अब ये मेंबर हैं। अब वो मेंबर ना जो सर जोड़ के बैठे हैं कि हम लोग एक दीन के शोबे को चलाने के लिए हम लोग आए हैं। अब इस पे हम लोग किसी भी तरीके से सोल्यूशन निकालें, सीएम से मिले, दूसरे से, जिससे भी जो भी
इसका प्रोसीजर होता है मिलने का, या जो हमारा सेक्रेटरी होता है जो सेक्रेटरीट में बैठता है, उससे जो भी आने का इसका तरीक़ाकार हुआ इसको जल्दी से रिलीज़ करने का। भाई कैसे भी जो है कई सौ इमाम हैं और दीगर जो स्वीपर और भी दूसरे भी जितने भी जिम्मेदार क्या नाम काम कर रहे हैं, अपनी अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, हमारे ऑफिसर वो सब अपने अपने काम को कर रहे हैं। जब तो मेंबर का ये है कि भाई जब इसमें जितने मेंबर हैं अक्सर पॉलिटिकल लीडरशिप से जुड़े हुए होते हैं। जैसे जाकिर साहब हैं हमारे, वो एक बीजेपी से आते हैं, खुर्शीद साहब हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के, वो एक जिम्मेदार हैं, और जिस तरह मोहम्मद साहब हैं हमारे, और दूसरे जितने भी क्या नाम मेंबरान हैं, इनको चाहिए कि हम जितना भी इसमें जो हमें स्टेप टू स्टेप चल के इसका जहाँ भी कोई रुकावट हमारे सामने है उसको क्लियर करें। मौलाना असगर अंबालवी कुछ हैं किस ताल्लुक से? ये जो आपने तंजीम में नहीं, तंजीम में नहीं, मैं कह रहा हूँ बोर्ड के अंदर। बोर्ड के अंदर इमाम है वो? नहीं, मेंबर तो नहीं है, नहीं मेंबर बोर्ड के। ठीक है, आपकी तंजीम में है कुछ उनका? हम मेंबर तंजीम है, हमारे इमाम है, हमारा एक वो बाजू में मजबूत आदमी हैं। तो मैं कहना ये चाहूँ, आपका नाम सलीम अहमद? यस, सलीम अहमद साहब। खैर, आपने अच्छी बातें बताई हैं जो तमाम इनकी तरफ से, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये कुछ कहेंगे आप? नहीं, आप कुछ कहेंगे? नहीं, अगर कोई आपके जो हमारे ज़िम्मेदार हजरात ने कहा है हम इस पर इत्तिफाक करते हैं जी। और हम सब इमामों की तरफ से यही राय है जो हमारे ज़िम्मेदारों ने कहा है, बहुत अच्छा किया है उन्होंने कहा है। और जैसे हमारे सदर साहब ने कहा है कि इसमें मेंबर हजरात जितने भी हैं, बोर्ड के जितने भी काम करने वाले हजरात हैं, सबको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी इसका कोई हल निकले। हम बोर्ड के साथ हैं, हम बोर्ड की इमलाक के लिए दुआ करते हैं, सारे इमाम हजरात दुआ भी करते हैं, और बोर्ड की इमलाक को बचाने के लिए, बढ़ाने के लिए आवाम के साथ और बोर्ड के साथ हम इत्तिफाक करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम क्या है आपका? सगीर अहमद, सगीर अहमद, इमाम मस्जिद कुरुक्षेत्र से। तो ये कुरुक्षेत्र से थे सगीर अहमद इमाम साहब, इन्होंने भी खैर अपनी बात रख दी है। कोई और भाई बात रखना चाहता है? जी सर, इस वक्त जो हालात हैं ना, आपको पता है लॉकडाउन ने पूरे हिंदुस्तान की कमर तोड़ दी जी। और हमारे आइम्मा की जो तनख्वाहें हैं 7,000 रुपये से 11,000 रुपये के बीच में जो आ रही हैं, अब ये रुक गई। उसके बाद में हमारे पास ऐसी खबरें आ रही हैं कि आइम्मा कराम के घरों में फाके शुरू हो गए। अच्छा, आपको पता है कि भाई 7,000 रुपये की तनख्वाह पे 4 से 5 मेंबर की एक फैमिली जो रहती है, वो 7,000 रुपये में कितना वक्त चलाएगा? और फिर वो भी 4 से 5 महीने गुजर जावे या कुछ वक्त कम हो जावे और वो कर्ज पे कर्ज लेता रहे और आगे कर्ज मिलना मुश्किल हो जावे। हम एक जिम्मेदार होने के हिस्से से लोग आइम्मा हमारे पास कॉल करते हैं और कहते हैं हमारे घर में आज फाका शुरू हो गया, और फिर फाका अभी फाके की खबरें हमारे पास आनी शुरू हो गई। चंद दिन के बाद में खबरें हमारे पास आएंगी फला बच्चा मर गया इमाम का फाके से, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं समझता हूं कि इसके जितने मेंबर हैं वक्फ बोर्ड के, जल्दी सलूशन निकाले इसका, ताकि हमारी आइम्मा कराम के घरों में होने वाली मौत से पहले पहले इसका रास्ता निकले। सलीम साहब, कुछ सोर्सेज जो बैक सोर्सेज होते हैं इंसान के, वो भी कुछ लोगों के मजबूत होते हैं, मतलब ज़राए, तो कुछ इमामों के कुछ हैं या सब मतलब गरीब तबके से ताल्लुक़ रखते हैं? अब ये है, हम लोगों ने अपनी तंजीम बनाई, उसमें कुछ हमारे एजेंडे थे कि हम लोग ना हर मंथली कुछ न कुछ इकट्ठा करें और किसी एक गरीब इमाम को देवें। हम लोगों ने वो शुरू किया, लेकिन हम ये बताइए जब हमारे पास आने वाली तनख्वाह रुक गई तो हम लोग कैसे एक दूसरे को हेल्प करेंगे? लेकिन उसमें कुछ इमाम अभी तक जो चल रहा है एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। अभी हमारे सदर साहब या दूसरे जो जिम्मेदार हैं या फिर दूसरे इमाम हैं, उनके घरों में तकलीफ़ें आई, हम लोगों ने 100 रुपये इकट्ठे करके उसको दिए ताकि उसका इलाज कराया जाए। इसी तरह के बहुत सारे आइम्मा ऐसे हैं जो अभी तक जो चल रहा है सिस्टम एक दूसरे की मदद के ऊपर चल रहा है। ऐसा नहीं, हम लोग सब इकट्ठे हैं और हमारे साथ में हमारे दरगाहों के जो खादिम हैं, सालों से उनकी तनख्वाह नहीं आई, हम लोग उनकी भी हेल्प कर रहे हैं। अंदर खानी जो स्वीपर है हमारी दरगाह में काम करने वाले, एक साल हो गया उनको तनख्वाह नहीं मिली है, हम लोग अंदर खानी कैसे भी अपनी मुख्तदी से बोल के उनकी हेल्प कराते हैं। तो एक वक्त, एक हुदूद होता है, टाइम होता है, कब तक करेंगे हम लोग? जब हम एक स्टेप हमें दिया, एक जगह हमारे पास है काम करने की और हमें उसका क्या नाम फ़ायदा नहीं हो रहा है। चलिए, ये सलीम साहब थे, इन्होंने पूरे दल की तरफ से, पूरे वफ्द की तरफ से अपनी एक बात रखी है हरियाणा सरकार के लिए। ख़ास तौर से हम सीएम खट्टर साहब मनोहर जी से भी अपना अपील करना चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से, और नरेंद्र मोदी जो इस वक्त सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं। हरियाणा वक्फ बोर्ड सभी को पता है कि यह सरकारी महकमा है और मुस्लिम कौम की जो तरक्की के लिए ये काम कर रहा है, तो उसी कौम की तरक्की के ये कुछ अफराद यहाँ पर या मेंबर खड़े हुए हैं, आज अपनी मांगों को लेकर यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तो हम अपने सभी दर्शकों से और अपने सभी व्यूवर से कहना चाहेंगे कि हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि हरियाणा सरकार और सेंट्रल सरकार तक ये बात पहुँचे और इन लोगों की समस्याओं का हल जल्द से जल्द निकले। बहुत बहुत शुक्रिया।